हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 11th की 1.2 उससे पहले संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक समुच्चय पढ़ा था। समुच्चय में उनकी विधियां पढ़ी थी। निरूपित करने की विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, समुच्चय निर्माण विधि और समुच्चय गुण विधि, उसे ही बोला जाता है। और दूसरा था रोस्टर विधि, सूची विधि, सारणी विधि। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में परिवर्तित करना है, और दूसरा सीखा था हमने रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि या फिर गुण विधि में कैसे उसे परिवर्तित किया जाता है। और समुच्चय को निरूपित करने के तरीकों के बारे में हमने देखा था। लास्ट प्रश्न अपना हुआ था बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। यदि कोई अवयव समुच्चय का अवयव है तो वह उससे संबंधित है या नहीं संबंधित है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज सीखेंगे समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। देखते हैं समुच्चय के कितने प्रकार। समुच्चय के प्रकार। आज हम समुच्चय के प्रकार के बारे में सीखेंगे और समुच्चय का प्रकार जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, रिक्त समुच्चय। क्या है अपना रिक्त समुच्चय? एक ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। इसे कर्ली ब्रैकेट मझले कोष्ठक से या फाई से निरूपित करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। इसमें क्या आ जाएगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, जिसमें अवयवों की संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। इसे एक होती है। एग्जाम्पल जरा देखें। ये कॉमा ए या फाई या शोन, ऐसे ही बहुत सारे। ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा बेटा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय आप जानते हैं। परिमित संख्याएं किसे कहते हैं? परिमित संख्याएं वो होती हैं जिनमें संख्याओं को गिना जा सकता है या अवयवों को गिना जा सकता है। ठीक वैसा ही परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्याओं को गिना जा सके। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ जाएगा बेटा? 1 2 3 A B C D, ऐसे बहुत सारे। ठीक है। एक चौथा है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को
नहीं गिना जा सकता। जिनके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है। इसके अंतर्गत एग्जांपल में देखेंगे बेटा क्या आ जाएगा, 1 2 3 आगे ऐसे डैश डैश, ये इनफाइनाइट को दर्शाता है, अनंत को दर्शाता है। ऐसे ही बनाना चाहे ए बी सी डी, उसके बाद आगे डैश डैश डैश। ये 4 हो गए हैं रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ऊपर हम मिटा रहा हूं बेटा। उसके बाद जरा देखें, इसी में समान समुच्चय आ जाएगा। समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। समान समुच्चय किसे बोलेंगे, जब दो समुच्चय ऐसे हों जिनके अवयव एक जैसे हों, समान हों, उन्हें हम बोलेंगे समान समुच्चय। लिखेंगे समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाएंगे या समान समुच्चय होंगे यदि ए बराबर बी। ठीक है, अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ए में हो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हो जाए a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू हो जाए 2 1 3। इनमें आप देख पा रहे हैं इनमें क्रम बदल गए हैं, 1 2 3 के क्रम बदल गए हैं, लेकिन a में जो अवयव है सेम वही अवयव b में भी है। अगर ऐसा है, क्रम कोई महत्व नहीं रखता है। अगर ऐसा है a और b के दोनों अवयव एक जैसे हैं तो उन्हें कहा जाएगा समान समुच्चय। इसे हम लोग a बराबर b लिखते हैं। हो गया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा हम लोग देखेंगे समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं बेटा? समतुल्य समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें दो समुच्चय होंगे, इनमें अवयवों की संख्या बराबर होती है। अवयव बदल जाएंगे, अवयवों की संख्या बराबर होगी। यदि ऐसा लिखने से समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि समुच्चय ए व बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर हो, बराबर हो। किसकी संख्या बराबर हो? किसकी बेटा? अवयवों की संख्या बराबर हो। यह है आपका कोड वर्ड। ठीक है ना? इसे ए समतुल्य बी से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल जरा देखें। a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू हो जाए a b c। आप यहां देख पा रहे हैं अवयवों की संख्या 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है।
तब इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग कहते हैं समतुल्य समुच्चय। और इसे निरूपित करेंगे ए समतुल्य। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब तक मैं क्वेश्चन को लेता हूं। हो गया बेटा? यहीं से एक आप नोट लिखिएगा। नोट डालेंगे। नोट क्या होगा? समान समुच्चय, समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होता है। समान समुच्चय सदैव समतुल्य समुच्चय होता है जबकि यह आवश्यक नहीं कि समतुल्य समुच्चय भी समान समुच्चय हो। मतलब समान समुच्चय हर कंडीशन में समतुल्य समुच्चय होगा, लेकिन इसका विपरीत सत्य हो यह आवश्यक नहीं। ठीक है बेटा? अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे समुच्चयों का समुच्चय। क्या लिखेंगे बेटा? समुच्चयों का समुच्चय। 6 हो गया था, 7वां लिखेंगे समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय किसे कहेंगे भाई? कोई एक समुच्चय हो और उसको हम लोग पुनः क्या कर दें? समुच्चय में फिर से कर दें, तो उसे हम बोलेंगे समुच्चयों का समुच्चय। यहां लिखें एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसे समुच्चय में लिखा गया हो। जैसे एग्जांपल देखेंगे, अपने पास a इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा? 1, ठीक है ना, कॉमा 2 3 हो गया। इसका जो है समुच्चयों का समुच्चय क्या होगा? समुच्चयों का समुच्चय क्या कर देंगे? इसे पुनः हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से लिख देंगे। आएगा 1 2 3 और एक कर्ली ब्रैकेट बंद। तो आप देख पा रहे हैं ये तो नॉर्मल अपना समुच्चय था, इसको हम लोगों ने एक बड़े कर्ली ब्रैकेट के अंदर पुनः फिर से बंद कर दिया है। तो इस प्रकार के समुच्चयों को कहा जाएगा समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है? ठीक है बेटा, चले अब इसमें हम लोग कुछ प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए।
चले बेटा आ जाओ। चलिए देखिए इसमें आज 1.2 अब आपको पढ़ना है। 1.2 अभी हम लोग बेटा जी कवर कर रहे हैं बालाजी, ठीक है ना, बालाजी पब्लिकेशन कवर कर रहे हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, हम उनके जो है आंसर देने के लिए समझाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि आपको विधिवत अच्छे से समझ में आए। फिलहाल ये बालाजी स्पेशल के अतिरिक्त भी मैं आपको कई सारी बुक का इसमें निचोड़ दूंगा और उम्मीद है आपको हर टाइप के जो पब्लिकेशंस हैं उनके सवाल देखने को मिलेंगे, समझ में आएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य समुच्चय, है ना। दूसरा a इज इक्वल टू 1 2 3 है, a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 और b इज इक्वल टू दे रखा है 3 2 1। तो जल्दी जल्दी से बताइए यह किस प्रकार का समुच्चय है। यह है समान समुच्चय। कैसा है समुच्चय, समान, क्योंकि इसमें सेम वही अवयव जो है सेम वही वाले अवयव b में है और जो b में अवयव है वही अवयव a में है। इस प्रकार के अवयव को कहा जाता है समान समुच्चय अर्थात a इज इक्वल टू b, ठीक है ना। तीसरा है ए बी सी, a इज इक्वल टू है a b c और b इज इक्वल टू है c d e। ये किस प्रकार का समुच्चय है ये जरा देखें। यहाँ पर अवयवों की संख्या इसमें कितनी बेटा, संख्या इसमें तीन है और इसमें भी संख्या कितनी है, 3 है। इस प्रकार जब संख्याएं बराबर हों तो इसको हम बोलते हैं a समतुल्य b अर्थात समुच्चय a समतुल्य समुच्चय b, ठीक है ना। चले आगे। अगला है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय समुच्चय 4 7 11 17 20 के तुल्य है, ठीक है ना। आपको दूसरे का पहला बताना है। इसमें क्या रहा है दूसरे में 4 7 11 17 और 20 ये आपके पास है। इसके तुल्य बताना है। कैसा बताना है, इसके तुल्य समुच्चय आपको बताना है। तो तुल्य समुच्चय होगा क्या, उसी तुल्य समुच्चय को कहा जाता है समतुल्य समुच्चय, ठीक है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में जरा देखें 5 1 2 3 4 फर्स्ट ऑप्शन है 5 1 2 3 4। सेकंड है 10 से छोटी सभी धनात्मक संख्याएं, 10 से छोटी सभी धनात्मक संख्याएं। तीसरा है वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय, वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। चौथा है 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का क्या बेटा समुच्चय, ठीक है ना। अब यहां पर जरा देखें इसके समतुल्य आपको बताना है तो 10 से छोटी धनात्मक संख्याएं बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आएगा। वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय बनाएंगे। 30 दिनों का माह का समुच्चय आप जानते हैं जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ठीक है, ये 4 हो गए। 10 और 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाएंगे तो 11 13 17 19 23 हो गया, इतना आएगा। चले जरा इसमें देखें कौन कौन से इसके तुल्य समुच्चय हैं। इसमें तुल्य समुच्चय 1 2 3 4 5 तुल्य समुच्चय ज्ञात करने के लिए उसके अवयवों को काउंट करना पड़ता है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पर अवयवों की संख्या 5 है।
इसमें जरा देखें 1 2 3 4 5, तो यह आपका तुल्य समुच्चय हो गया, है ना। ठीक है, या क्या हो गया बेटवा, तुल्य समुच्चय हो गया। इसमें अवयवों की संख्या जरा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 हो गया, तो ये अवयव तुल्य समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय, यहाँ पे जरा देखें, इनमें अवयवों की संख्या 5 है, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 है, ये भी नहीं होगा। 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5, तो इनमें भी अवयवों की संख्या 5 है, तो पहला और चौथा ही इसके तुल्य समुच्चय होगा और बाकी नहीं होंगे। ठीक है, आगे चले, हम लोग काउंट कर लें, इन्हें एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। मैं क्वेश्चंस को ऐसे बोल रहा हूं और बताते चल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या, तो बेटा 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या बहुत होती है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी क्या होंगी, अनंत होंगी, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, ठीक, दूसरा प्रश्न है 8 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 8 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय देखेंगे तो 8 से छोटी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अभी यह समुच्चय के अंतर्गत नहीं है, इसको समुच्चय प्रदर्शित करने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 8 से, अब इनकी जरा देखें, ये परिमित है कि अपरिमित है, कह रहा है 8 से छोटी है, तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इनकी अवयवों की संख्या कितनी है, 7 है, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो। ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग क्या हो बेटा, सम हो। तो आप जानते हैं धनात्मक संख्याओं का वर्ग भी धनात्मक ही होता है और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी क्या होता है, धनात्मक होता है। दूसरी चीज, सम होने के लिए ऋणात्मक संख्याएं भी सम में आएंगी और धनात्मक संख्याएं भी किसमें आएंगी, सम में आएंगी। जैसे माइनस का 2 करेंगे, माइनस का 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ऐसे ही -4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16, और यहाँ पर प्लस का 4 का वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा, 16। तो ऐसे ही अनंत संख्याएं होंगी जिनका वर्ग करने पर धनात्मक सम संख्याएं प्राप्त होंगी, और वो कैसी होंगी, सम होंगी, इसलिए यह भी अपरिमित के अंतर्गत आएगा, अर्थात इसका भी आंसर क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है बेटा, -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। -18 से बड़े, आप जानते हैं कि धनात्मक संख्याएं जब हम आगे बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्याओं में संख्याएं बढ़ती हुई मिलती हैं, और जब हम लोग ऋणात्मक संख्याओं में जाते हैं तो ऋणात्मक संख्याओं में शून्य से जितनी दूर हम जाएंगे संख्याएं उतनी ही छोटी मिलती चली जाएंगी। मान लीजिए यह आपका शून्य है, दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक संख्याएं मिलती हैं और संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। जबकि बाईं ओर हम जाते हैं तो ये -1 -2 -3 -4, आप देख तो रहे हैं चूंकि संख्याएं बड़ी हैं लेकिन इनके पहले माइनस लगे होने के कारण हम शून्य से जितना दूर जा रहे हैं उतनी ये सारी संख्याएं छोटी हैं, अर्थात -3 बड़ा है, -4 छोटा है, -2 बड़ा है, -3 छोटा है, -1 बड़ा है, -2 छोटा है। तो आपसे प्रश्न में कहा है -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय होगा -17, -16, -15 और -14। ऐसे करते करते हम लोग आएंगे 0, 1 2 3 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में अवयवों की संख्या हमें कितनी मिलेगी, अपरिमित मिलेगी, जिसके कारण यह जो है एक अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। एक बिंदु से गुजरने वाली, आप जानते हैं एक बिंदु है, इस एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। इस एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, इसलिए अनंत रेखाओं का यहाँ पर भी ये क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत ये भी वाला आएगा। चले, ठीक है, शाबाश। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, दो समांतर बिंदुओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। दो समांतर रेखाओं के, एक समांतर रेखा ये हो गई और दूसरी समांतर रेखा ये हो गई। इसको हम मान लीजिए नाम दे दें LM और PQ। हो गया बेटा। तो दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह, इसमें अगर हम लोग एक मिनट सर, ठीक है, सॉरी, जरा देखें, दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं उनका संग्रह अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो सब काउंटेबल होगा, बिंदुओं का संग्रह, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा बेटा, परिमित के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग एक नया प्रश्न देखते हैं। इस नए प्रश्न में है n कोटि के समीकरण के मान का संग्रह। n कोटि के समीकरण के मान का संग्रह। तो n कोटि क्या है बेटा, ये n का मान आपका 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस n का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए यह किसके अंतर्गत आएगा, अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में दिया गया है x such that x belongs to n, x greater than 10। ये भी दिया गया है, इसको भी पूछा जा रहा है कि यह जो है परिमित समुच्चय है या फिर अपरिमित समुच्चय। तो आप देख पा रहे हैं कि n है, ये क्या है, n, अर्थात n निरूपित कर रहा है प्राकृत संख्या को, और आप जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है। तो इस x का मान 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा होने का मतलब 11 12 13 ऐसे ही संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी और अनंत तक होंगी, इसलिए इस प्रकार इसका जो है ये क्या होगा, एक अपरिमित समुच्चय होगा। बातें समझ में आ रही हैं। ऐसे ही एक अगला है जिसमें दिया गया है x such that x belongs to capital N, जहां आपको x दे रखा है 100 से छोटा है। तो 100 से छोटा होने का मतलब 1 2 3 और ऐसे ही संख्याएं कहां तक, 99 तक हैं। तो इस प्रकार के संख्याओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते हैं तो ये क्या होगा, परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद एक दिया गया है बेटा x belongs to R, 1 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 2। ये है प्रश्न संख्या 10। ठीक है ना। R मतलब होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर मींस वास्तविक संख्या बेटा, क्या होती है, वास्तविक संख्या। अब यहां से कहा जा रहा है कि x का मान 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, और दोनों में इक्वलिटी लगी है। इसका मतलब कि इस x लेस देन इज इक्वल टू x, और दूसरे टाइप से इसको लिख सकते हैं x लेस देन इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि x का मान 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा, x का मान 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा, और यहां पर x का मान 2 के बराबर या फिर 2 से छोटा। तो इस प्रकार का वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या आप समझते हैं, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनी होती है। तो इन दोनों के बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं और कई सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे इसको अगर हम बनाना चाहें तो 1.02 1.002 1.122 1.112 ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं जो 2 के
बीच में होंगी। तो इस प्रकार की जो समुच्चय होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और एक अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय जिसे आप काउंट कर सकते हैं। स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई और ओ यू। ए ई आई ओ यू, इनमें अवयवों की संख्या 5 होती है जिसे काउंट किया जा सकता है, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। एक लास्ट प्रश्न है इस क्वेश्चन 3 का, संख्या 8 के गुणजों का समुच्चय। संख्या 8 के गुणजों का समुच्चय, आप इसमें 8, 16, 24 ऐसे ही बहुत सारी संख्याओं को काउंट करते चले जाएंगे तो यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। अर्थात 8 से कटने वाली वो सारी संख्याएं, उनका समुच्चय अगर हम लेंगे तो वह भी एक अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा, इसलिए यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। फिर उसके बाद बेटा है प्रश्न संख्या 4, 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो 6 से कम प्रश्न संख्या 4, 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का संग्रह ज्ञात करना है। पूर्णांकों का क्या ज्ञात करना है, संग्रह ज्ञात करना है। तो 6 से कम कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। 6 से कम में मैं लिख दे रहा हूं बहुत सारे। फिर उसके बाद इधर आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इतने हो गए। और 8 से अधिक, तो 8 से अधिक में आ जाएगा 9, 10, 11, फिर ऐसे ही बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो इन संख्याओं का आपको ढूंढना है। इन संख्याओं में आपको ढूंढना है इसका जो है पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात करना है। ऐसे में पूर्णांकों का समुच्चय, तथा मतलब होता है इंटरसेक्शन। तथा मतलब क्या होता है बेटा, समुच्चय में तथा का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, सर्वनिष्ठ नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, फाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप कर्ली ब्रैकेट बना करके छोड़ सकते हैं। तो 6 से कम और 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो जाएगा, फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय नहीं, इसे कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मिटा रहा है बेटा, प्रश्न संख्या अगला है। इसमें दिया गया है a इज इक्वल टू x सच दैट x शब्द लिटिल एक का एक अक्षर है। और b कह रहा है यक्ष सच दैट यक्ष शब्द टाइटल का एक अक्षर। इसमें जरा देखें, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि क्या निम्नलिखित में समान समुच्चय है। ये दोनों समान समुच्चय हैं, ये बताना है। तो पहले हम लोग ए को हल करें। ए में आप जानते हैं कि जो भी अक्षर रिपीट होते हैं उनको हम समुच्चय में केवल एक ही बार लिखा जाता है। ए को हम लोग कैसा लिखेंगे, LITE हो गया। और बी को लिखेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TIE है बेटा, TILE हो गया। अब जरा देखें, इसमें भी L है, यहाँ भी L है, I है, T है और यहाँ पर भी T है। इन दोनों में अवयवों की संख्याएं भी बराबर है और सेम जो A में अवयव है वही B में भी अवयव है, तो इसे कहा जाएगा A बराबर B, अर्थात ये क्या है, समान समुच्चय है।
क्या है बेटा? समान समुच्चय। ठीक है, अगला प्रश्न। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत पूछा जाता है। 5a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। और इसी में ठीक है, समान समुच्चय पूछ रहा है। इसमें समान समुच्चय देखें, इसमें अवयवों की संख्या एक नहीं या 5 अर्थात रिक्त समुच्चय को निरूपित कर रहा है। ये क्या है बेटा? रिक्त समुच्चय। ये एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है? एक है, जो कि शून्य है। और यहां पर भी ये क्या है? एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय। ठीक है ना, जिसमें एक अवयव है और वह अवयव क्या है? 5 है। तो ये दोनों समान समुच्चय कहे जा सकते हैं, लेकिन यह समान समुच्चय नहीं होगा। इसलिए ए बी सी तीनों समान समुच्चय सामूहिक रूप से तीनों समान समुच्चय नहीं है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखें। हो गया। अब ये आपका बेटा 1 कुछ चयनित प्रश्न है दी गई श्रेणियों में। ठीक है बेटा, ये आपका 1.2 आज समाप्त हुआ। इसमें अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। जो भी आपको इसमें ना समझ में आया वो एक बार हमें पुनः बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से, और उम्मीद होगी कि आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया जाए। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने इष्ट मित्रों, भाई बंधुओं और जो भी आपके सहपाठी हों, यार दोस्त हों, उनसे इस बारे में बातचीत करें और अधिक से अधिक इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपका अपना आकाश, धन्यवाद, जय हिंद।